ड्रामे की स्टार्टिंग होती थी, जिस वजह से सीनियर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही वो उसे चोट लग जाती है, इसलिए वो तुरंत डम्पलिंग और सीनियर दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैं जो बातें तुम दोनों को बताने जा रहा हूँ वो बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डम्पलिंग, देखो बेटा, तुम बाकी शिष्य से बहुत ही ज्यादा अलग हो। यहाँ के शिष्य ने जिस ऊर्जा को पाने में और अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने में हमारे शिष्य को 10 साल से भी ज्यादा समय लगा है, लेकिन तुमने उन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों में प्राप्त कर लिया है। इससे पता चलता है कि तुम बाकियों से कितनी ज्यादा अलग हो। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ का नया नेता बनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप पे आने वाले आपदा को खत्म कर दो। इसीलिए अगर तुम्हारे साथ सब कुछ सही रहा और तुमने अपने आपदा को आने से पहले ही खत्म कर दिया तो तुम यहाँ की नई मास्टर बन जाओगी, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगी। ये सुनकर तो डम्पलिंग डर जाती है और कहती है कि ये कितनी भयानक बात है। मास्टर कहते हैं कि देखो, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे नया मालिक ढूंढने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए वो अपने मैजिक से एक नए पर्सन को दिखाते हैं जिसका नाम शाओ क्वीन फैन होता है, जो कि शाओ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है। मास्टर बताते हैं कि शाओ बहुत ही ज्यादा कोल्ड एंड रूड पर्सन है, इसीलिए तुम्हें उसे ठीक करना होगा और उसे तुम्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि वो अपने फैमिली की विरासत हासिल करे। डम्पलिंग को समझ में नहीं आता है कि शाओ की विरासत और इसकी आपदा एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी है, लेकिन फिर भी वो मास्टर की बातें मान लेती है और अपने सीनियर के साथ पहाड़ से नीचे जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ के एक और सीनियर को देखते हैं जिसका नाम फेई होता है और ये भी यहाँ का नेता बनना चाहता था, लेकिन छोटी बच्ची डम्पलिंग के होने से वो यहाँ का नेता नहीं बन पा रहा होता है। इसीलिए वो डम्पलिंग को खत्म करने का डिसीजन लेता है और वो कहता है कि मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि तुम इस पहाड़ पे दोबारा कभी नहीं आओगे। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ के पहाड़ को भी तोड़ देता है। दूर से किसी को पीटते हुए देखते हैं। जब वो ध्यान से देखते हैं तब वो देखते हैं कि शाओ किसी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है, जिसे देखने के बाद ये दोनों पहले बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। इधर हम शाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सैल किस्म का पर्सन होता है। एक पर्सन ने उसे धोखा दिया होता है, इसलिए वो इस पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। इसके अगर मुझसे लड़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वोंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शाओ फैमिली की एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे हाथ में आने नहीं दूंगा। सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अब दूर से डम्पलिंग और शिष्य शाओ को देख रहे होते हैं। सीनियर जो कि शाओ को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर उसे ख्याल आता है कि वो क्या कह रही है। फिर वो डम्पलिंग से कहती है कि शायद वो छोटे बच्चों को नहीं मारता होगा, तुम जा सकती हो और वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, तुमसे हर कोई प्यार करने लगता है, तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो डम्पलिंग को उकसाती है और उसे आगे भेजकर खुद वहाँ से गायब हो जाती है। अब डम्पलिंग हिकर हॉस्पिटल और कहते हैं कि वो ठीक है, पर सोचने वाली बात यह है कि उसे कार से टक्कर लगी थी, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है। तभी डम्पलिंग भी बाहर आती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है और शाओ को देखती है, वो देखती है शाओ के अंदर से एक तेज सी सुनहरी सी रोशनी निकलती हुई देखती है। ये देखकर डम्पलिंग सोचती है और कहती है कि ये भी पर्सन कोई आम पर्सन नहीं है, इसके अंदर कितनी अच्छी ऊर्जा है। फिर वो शाओ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि डैड मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम्हारा घर कहाँ पे है और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि मेरा नाम डम्पलिंग जाओ है और आपका नाम जाओ है, इसका मतलब है कि मैं आप ही की ही बेटी हूँ, इसीलिए आपका जहाँ पे घर है वही मेरा भी घर है। ये सुनकर जाओ कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो। फिर वो अपने असिस्टेंट से इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। डम्पलिंग फिर से जाओ को रोकती है और उसे कहती है कि आप अपने साथ मुझे क्यों नहीं रख लेते हो, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करूंगी। ये सुनकर जाओ कहता है कि आखिर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मेरी मदद कैसे कर सकती है। डम्पलिंग कहती है कि मैं आपके भविष्य के, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने जाओ के बारे में पता लगाने के लिए उसके पास भेजा है, इसलिए वो उससे दूर हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डम्पलिंग अपने एक्सरे विजन मैजिक का यूज करती है और शाओ के ग्रैंडपा के बारे में पता लगा लेती है। फिर वो शाओ को रोकती है और कहती है कि ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उन्हें पॉइजन दिया गया है। ये सुनकर शाओ गुस्सा हो जाता है और जैसे वो अपनी बात को फिनिश करने वाला होता है, वो किसी की चीख सुनता है और पीछे पलट के देखता है। वो देखता है कि यूंग ग्रैंडपा को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल लेकर आ रहा है। वो ग्रैंडपा की तरफ बढ़ता है लेकिन यूंग उसे धक्का दे देता है। फिर डम्पलिंग अपने मैजिक का यूज करती है और ग्रैंडपा के बारे में पता लगाती है। उसे पता लगता है कि ग्रैंडपा को एक लंबे समय से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसलिए उनकी हालत खराब हो गई है। लेकिन जैसे ये सारी बातें वो सबके सामने रखती है, वोंग और उसकी मॉम दोनों ही गुस्सा करने लगते हैं और डम्पलिंग को धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि ऐसी बकवास बातें तुम्हें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। फिर वो आगे बढ़कर जैसे डम्पलिंग को मारने वाली होती है, सब आगे बढ़कर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। तभी डम्पलिंग अपने मैजिक का यूज करती है और आंट को चिढ़ाते हुए मैजिक करती है, जिस वजह से उन्हें 2 थप्पड़ लग जाते हैं। शाओ ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी डॉक्टर अंदर से बाहर आते हैं और ग्रैंडपा के बारे में बताने लगते हैं। डॉक्टर भी सेम वही बातें बताते हैं जो कि डम्पलिंग ने कुछ समय पहले इन सबको ग्रैंडपा के बारे में बताया था। इससे शाओ को डम्पलिंग पे भरोसा होने लगता है। तभी डॉक्टर शाओ से कहते हैं कि आप उन्हें लेकर जा सकती हो अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अब वो जीवित नहीं है। लेकिन डम्पलिंग शाओ से कहती है कि मैं अभी भी ग्रैंडपा को जिंदा कर सकती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि डॉक्टर ने अभी कहा है कि वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगी। तभी वो आंटी और उसके बेटे को एक दूसरे से बात करते हुए सुनती है कि इन्होंने ही ग्रैंडपा को स्लो पॉइजन दिया था। साथ ही उन्होंने पहले नकली वसीयत भी बना ली थी, जिस वजह से अगर ग्रैंडपा मर जाते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की हो जाएगी। लेकिन इन दोनों की सभी बातें डम्पलिंग अपने मैजिक के थ्रू सुन लेती है। उसके बाद वो इन दोनों को मजा जगाने के बारे में सोचती है। वो अपने गुरु के दिए जादुई फैन का यूज करती है और होंग की हालत खराब कर देती है। इसके
जिसके बाद वो भी डम्पलिंग को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इधर डम्पलिंग अपने शक्तियों का इस तरीके से यूज करती है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो एक ही पल में शांत हो जाती है और कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया। ये देखकर आंट कहती है कि क्या तुम्हारे ऐसे चीखने से और रोने से ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि मरने वाले लोग ऐसे जीवित हो जाते हैं? तभी ग्रैंडपा को बाहर लेकर आया जाता है। उन्हें देखते ही आंटी और उनका बेटा और भी ज्यादा ड्रामा करने लगते हैं और ऐसा दिखाने लगते हैं कि मानो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। बट अचानक से ग्रैंडपा अपनी आंखें खोलते हैं और वो बोलने लगते हैं। ये देखकर तो ये दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन साव बड़ा ही खुश होता है अपने ग्रैंडपा को सही सलामत देखकर। लेकिन ग्रैंडपा जैसे ही साव से सारी जिम्मेदारी लेने के लिए कहते हैं और साव फैमिली के बिजनेस को संभालने के लिए कहते हैं, साव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे आपके परिवार से 1 रुपया तक नहीं चाहिए। असल में साव अपने ग्रैंडपा से नफरत नहीं करता था, बल्कि उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने लव मैरिज किया था ग्रैंडपा के विरुद्ध जाकर। और जब उनके एक कार एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो जाती है तब वो अपनी डॉटर इन लॉ को गुस्से में घर से निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार उसे समझ रहे थे। जिस वजह से साव को अपने ग्रैंडपा से नफरत हो जाती है, क्योंकि जिस रात ग्रैंडपा उसकी मॉम को घर से बाहर निकालते हैं उसी रात उनकी भी मौत हो जाती है। इसलिए अब वो साव फैमिली की किसी भी चीज को लेना नहीं चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा अब उन्हें अपने आप पे पछतावा हो रहा होता है। इसलिए वो सारी चीजें जो कुछ भी साव की थी वो सारी चीजें उसे लौटाना चाहते थे, लेकिन साव कुछ भी लेना नहीं चाहता था। तब ग्रैंडपा की नजर डम्पलिंग पे जाती है। डम्पलिंग उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है और बताती है कि वो साव की बेटी है, लेकिन साव को ग्रैंडपा और डम्पलिंग के बीच हो रही बातचीत बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए डम्पलिंग ग्रैंडपा से कहती है कि आप चिंता मत करना, मैं आप दोनों को मिला कर रहूंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कल रात एक छोटी सी डिनर पार्टी है जहाँ पे मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन साव ग्रैंडपा को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो ह्यूंग को देखता है वो उसका गला दबा देता है और कहता है कि अगली बार अगर तुमने या फिर तुम्हारी मॉम ने ग्रैंडपा के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अगला दिन नहीं देखने दूंगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ह्यूंग को इन सारी चीजों से बहुत ही सारा बुरा लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि सारी चीजें उसके हाथ से जाने वाली है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है। और तभी सामने से फेंगी आ जाता है, जो कि उसे देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता साफ कर सकता हूँ। लेकिन ह्यूंग उसे इग्नोर करती हुए यहाँ से जाने लगता है। देखकर फेंगी उसके बारे में कुछ ऐसे राज खोलने लगता है जिससे ह्यूंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? क्या तुम जासूस हो? ये सुनकर वो कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन ह्यूंग को इस पे भरोसा नहीं होता है, वो इसे फ्रॉड समझता है और फिर से यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस बार फेंगी अपने मैजिक का यूज करता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। इसके बाद वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। इस बार ह्यूंग उसे अपना गुरु मानता है और उसे कहता है कि मेरे लिए बस ये काम कर दो। ये सुनकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि यही तो मैं बस चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए साव को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा और उसके बाद डम्पलिंग भी खत्म हो जाएगी जैसा कि उसका भाग्य है। और उसके बाद मैं इस दुनिया का इकलौता ऐसा मास्टर बन जाऊंगा जिसके सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। दिन कट होता है और अगले सीन में हम डम्पलिंग को साव के घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो मजे से खा रही होती है और साव उसे देखकर खुश हो रहा होता है। फिर वो बातों ही बातों में उसे बार बार डैड कह रही होती है और देवी साव का असिस्टेंट डम्पलिंग से अपने साथ रहने के लिए मान जाता है। फिर वो उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। डम्पलिंग यहाँ पे बड़ी आराम से रह रही होती है और खा पी रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके जादुई लॉकेट से पता चलता है कि साव मुसीबत में पड़ने वाला है। इसलिए वो एक जादुई पोर्टल ओपन करती है और वहाँ से सीधा साव के पास चली जाती है। दूसरी तरफ हम फेई को देखते हैं, जो कि साव को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके ऑफिस तक पहुँच जाता है। लेकिन जैसे वो उसकी कैबिन में जाने की कोशिश करता है, डम्पलिंग का जादुई नेकलेस उसे रोकता है। ये देखकर वो थोड़ी देर के अंदर समझ जाता है कि ये जादू डम्पलिंग का है, इसलिए वो दोबारा कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे डम्पलिंग आ जाती है और उसे अपनी शक्तियों से रोकने लगती है। वो अपने सीनियर से पूछती है कि बताओ तुम साव को मुसीबत में क्यों डालना चाहते हो? ये सुनकर वो फेई कहता है कि क्योंकि उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, अगर वो मर जाएगा तो तुम भी मर जाओगी, जिसके बाद मैं यहाँ का मास्टर बन जाऊंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ मास्टर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर डम्पलिंग कहती है कि मास्टर ने सभी चीजों को संतुलित में रखने के लिए मुझे मास्टर बनाने का डिसीजन लिया था। अगर तुम मास्टर बनते हो तो तुम बुराई का साथ दोगे, इसीलिए तुम्हें मास्टर बनने का कोई भी हक नहीं है। ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे का आमना सामना कर रहे होते हैं, लेकिन फेई डम्पलिंग को नुकसान पहुंचा देता है और उसे काफी तेज चोट लग जाती है, जिसका एहसास अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है और उसके असिस्टेंट का कॉल भी उसके पास आ जाता है। जब साव कॉल को रिसीव करता है तब उसे पता चलता है कि डम्पलिंग घर से गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाता है। इधर डम्पलिंग घायल पड़ी होती है और फेई उस पे जरा सा भी दया नहीं दिखाता है। वो उसे अपने पैरों से मार रहा होता है और कहता है कि एक छोटी सी बच्ची की इतना हिम्मत कि वो मेरा सामना करे। फिर वो दोबारा से डम्पलिंग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डम्पलिंग इस बार अपनी पूरी शक्तियों का यूज करती है और चीखते हुए अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेती है। फिर दोनों में आमना सामना होने लगता है, जहाँ पे डम्पलिंग उस फेई पे भारी पड़ रही होती है। वो फेई को बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाती है। वो अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल करने लगती है, लेकिन इस बार भी वो ज्यादा देर तक फेई का मुकाबला नहीं करती है। अचानक से फेई उठ खड़ा होता है। उधर सीनियर और साव को भी डम्पलिंग के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इधर फेई डम्पलिंग को जान से मारने के लिए अपने पास से खंजर निकालता है और डम्पलिंग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सही
सही समय पे सावास आता है और वो अपनी बच्ची को बचा लेता है। फिर वो जब डम्पलिंग की हालत को देखता है तब उसे फेई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फेई को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। फेई उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी ऊर्जा को देखता है वो उसका सामना नहीं कर पाता है, वो बस उसके हाथों से पीटता जाता है। साउ उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है जो कि डम्पलिंग को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अपने सीनियर से मदद मांगती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि डैड के हाथों से कोई मारा जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सीनियर अपने मैसी का यूज करती है और फेई को यहाँ से लेकर गायब हो जाती है। ये दोनों हमें एक अलग दुनिया में दिखाई देते हैं जहाँ पे फेई सीनियर से सवाल करता है कि मास्टर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जब सारी खूबियां इसमें थी तो उसने इन्हें मास्टर क्यों नहीं बनाया। सीनियर उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो जाकर मास्टर से बात करो। और फिर फेई यहाँ से गायब हो जाता है। इधर साव अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे गोद में उठाता है और हॉस्पिटल भागता है, लेकिन सीनियर उसे रोक देती है। ये देखकर साव गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी बच्ची की हालत इसमें बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाने दो। लेकिन सीनियर उसे फिर से रोकती है और कहती है कि हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसे मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। ऐसा कहने के बाद वो साव और डम्पलिंग को अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पे जाने वो सीनियर पे शक करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सीनियर उसे बताती है कि मैं उसे अपनी ऊर्जा देकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखकर वो स्माइल करता है और कहता है कि लगता है कि तुम टीवी ज्यादा देखती हो। आखिर आज भी लोग इन सारी चीजों पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर सीनियर कहती है कि लगता है कि तुम्हें जादुई शक्तियों के बारे में पता नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो मैसी करती है और ब्लैंकेट अपने आप डम्पलिंग के पास आ जाता है। ये देखकर साव कहता है कि ठीक है मैं मान गया, तुम्हें लगती है, और कहती है कि डम्पलिंग पहाड़ पे रहने वाली एक शिष्य है जिसका भाग्य तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। अगर वो अपने भाग्य के आपदा से बचना चाहती है तो उसके लिए उसे तुम्हारी मदद करनी होगी और उसके लिए उसे तुम्हें सक्सेसफुल बनाना होगा, और इसीलिए वो चाहती है कि तुम अपने परिवार की विरासत को अपना लो। ये सुनकर साव कहता है कि आखिर उसने मुझे ही चूज क्यों किया था। ये सुनकर वो सारी सच्चाई बताते हुए उनके पिछले जन्म को उन्हें दिखाने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डम्पलिंग और शाओ बाप बेटी होते हैं। ये एक मिडिल फैमिली से होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक इनके घर में आग लग जाती है और साव अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। लेकिन उसकी बच्ची भी अपने बाप को मरता हुआ देखकर जीवित नहीं रह पाती है और वो भी अपना दम तोड़ देती है। ये सारी सच्चाई सीनियर साव के सामने लाती है और बताती है कि ये उन दोनों का दूसरा जन्म है, इसीलिए इनका भाग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ताकि ये दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे से जुड़ सकें। बल्कि ये सारी चीजें देखने के बाद भी साव को इस बात पे भरोसा नहीं होता है कि उसे अपने ग्रैंडपा के सारी चीजों को लेना होगा। इसलिए वो सीनियर से कहता है कि क्या इन सारी चीजों से बाहर आने का कोई और रास्ता नहीं है। तब वो सीनियर बताती है कि नहीं, इसका कोई भी रास्ता नहीं है, अगर होता तो हम तुम्हें पहले ही बता देते। अगर तुम हमारी बातें नहीं मानते हो तो किसी रीजन से तुम्हारा कसन इतना ज्यादा डेंजर हो जाएगा कि वो तुम्हारी जान भी ले लेगा। की बातें सुनकर साव इसके बारे में इमेजिन भी करने लगता है। इसके बाद वो सीनियर से कहता है कि मैं कभी भी बच्चों को पसंद नहीं करता था और न ही मुझे साव फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन जैसे वो डम्पलिंग को होश में आते हुए देखता है वो सीनियर से कहता है कि पहले मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डम्पलिंग के लिए मैं वो सारी चीजें करूंगा जो तुम सब चाहती हो। डम्पलिंग को ये जानकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो साव के गले लग जाती है। साव को भी डम्पलिंग के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो तुरंत ग्रैंडपा के पास कॉल लगाता है और उन्हें कह देता है कि वो साव फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है जैसा कि उन्होंने कहा था। ये सब सुनकर डम्पलिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो साव से कहती है कि हमें कुछ ही दिन के बाद ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना होगा, वो सारी प्रॉपर्टी आपके हाथ में ट्रांसफर करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जब हम उनसे मिले तो उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाएं जो कि उन्हें पसंद आए। सुनकर साव कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के लिए एक अच्छा सा तोहफा पाने के लिए एक एग्जीबिशन में जाता है जहाँ डम्पलिंग के साथ उसकी सीनियर भी आई होती है। वो अपनी सीनियर से पूछती है कि आप मेरे साथ यहाँ पे किस लिए आए हो। तब सीनियर डम्पलिंग से कहते हैं कि तुमने फेई के साथ बहुत ही बड़ी मुसीबत झेल ली है, इसलिए मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ रहना होगा, क्योंकि इस समय तुम कमजोर हो और इस समय तुम फेई का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। ये तीनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। तभी इस एग्जीबिशन में होंग आ जाता है और जब वो साव को देखता है वो उसे उकसाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कब से आ गए कि तुम एग्जीबिशन में आना स्टार्ट कर दिए। ये सुनकर डम्पलिंग कहती है कि हम यहाँ पे ग्रैंडपा के लिए तोहफा खरीदने के लिए आए हैं। होंग कहता है कि खरीदो खरीदो, तोहफा कर दो और तोहफा दिखाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना। इस तरीके से वो साव को उकसा रहा होता है, लेकिन साव उसे कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है और आइटम्स आने लगते हैं। पहला आइटम आइस क्रिस्टल ग्लास पिलो होता है, वो भी 500 मिलियन वॉन का। फिर सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उस आइटम पे बोली लगाने लगते हैं और तभी डम्पलिंग की नजर एक वास पे जाती है जो कि वहाँ पे डेकोरेशन के लिए रखा गया था। डम्पलिंग अपने एक्सरे विजन स्टार्ट करती है और उस वास को देखती है। उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए वो साव से उस वास को खरीदने के लिए कहती है और बताती है कि वो यहाँ पे बाकी चीजों से सबसे ज्यादा कीमती है। साव को समझ में नहीं आता है। तभी सीनियर साव को बताती है कि डम्पलिंग के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जिससे कि वो चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानती है। अगर वो कह रही है कि वो वास खास है तो सच में वो वास खास ही होगा। ये सुनकर साव होस्ट से उस वास को खरीदने के लिए कहता है। ये सुनकर तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आए हो या फिर ऐसी बकवास चीजें खरीदने के लिए। सभी साव को पागल समझ रहे थे। इनफैक्ट जो होस्ट होता है वो भी साव के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता है। वो कहता है कि हमारे लिए इस वास की कोई भी कीमत नहीं है, इसलिए इस एग्जीबिशन को अच्छी तरीके से हो जाने
दो, उसके बाद मैं इस वास को तुम्हें फ्री में दे दूंगा। इतना कहने के बाद वो एग्जीबिशन को फिर से स्टार्ट कर देता है। होंग ये एग्जीबिशन जीत जाता है। इसके बाद वो आइस क्रिस्टल ग्लास पिलो होंग को दे देता है। इसके बाद वो उस वॉच को लेता है और छोटी बच्ची को दे देता है और कहता है कि हमारे यहाँ पे काफी रिच पर्सन आते हैं, आप यहाँ पे आकर इस तरीके की चीजों को खरीद कर हमारे एग्जीबिशन को खराब मत करो, अच्छा होगा कि आप अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन डम्पलिंग उसकी बातों को नहीं सुनती है और वास को लेने के बाद तोड़ देती है और फिर वो उस वास के अंदर से एक जेड पत्थर से बनी एक अंगूठी को निकालती है। सभी उस अंगूठी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसकी कीमत करोड़ों में होती है। होस्ट तो अपना पूरा का पूरा बिहेवियर लड़की की तरफ से बदल देता है और इसे बहुत ही ज्यादा समझदार बच्ची कहने लगता है और उस अंगूठी को उससे मांगने की कोशिश करने लगता है। लेकिन डम्पलिंग उस अंगूठी को उस होस्ट को नहीं देती है, वो अपने फादर साव को दे देती है और कहती है कि ग्रैंडपा के लिए ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। इधर होंग भी उस अंगूठी को छीनने की कोशिश करता है लेकिन साव ऐसा नहीं होने देता है। ये देखकर होस्ट भी सामने बढ़ता है और कहता है कि मैंने इस चीज को फ्री में तुम्हें दिया था, अब मैं इस चीज को तुम्हें फ्री में नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें इसे लेने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। और फिर वो साव से 800 मिलियन वॉन मांगता है उस अंगूठी को उसे देने के लिए और ये सुनकर होंग हंसने लगता है और कहता है कि इसके पास तो उतने पैसे ही नहीं होंगे। और फिर वो अपने मॉम के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो उनके लिए एक बहुत ही खास गिफ्ट खरीदने वाला है। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही साव होस्ट के सामने अपना ब्लैक कार्ड रख देता है, जिसे देखकर तो होस्ट पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ब्लैक कार्ड बहुत ही कम लोगों के पास होता है और इसमें काफी ज्यादा पैसे होते हैं। कार्ड को देखने के बाद होस्ट का बिहेवियर बहुत ही अलग हो जाता है। इसके बाद वो साव के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है और पैसे कट हो जाने के बाद वो उसे सॉरी भी बोलता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन दरवाजे पे उन्हें होंग मिल जाता है और वो उन्हें नीचा दिखाते हुए कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम उस अंगूठी को नहीं खरीद सकते हो। ऐसा कहने के बाद वो आगे बढ़ता है और होस्ट पाता है और तभी यहाँ पे फेई आ जाता है और उसे उसका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मेरी शक्तियाँ अभी कमजोर है लेकिन कल वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। सीन कट होता है और अगले सीन में हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि पूरी प्रॉपर्टी साव के नाम पे करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखे होते हैं। इसलिए सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि सारी प्रॉपर्टी किससे मिलने वाली है, क्या वो योंग को मिलने वाली है या फिर साव को मिलने वाली है। ग्रैंडपा सभी को कुछ समय के लिए शांत रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि कुछ समय के बाद रिजल्ट सबके सामने आ ही जाएगा तो पता चल जाएगा कि मेरा वारिस कौन बनने वाला है और कौन साव फैमिली को आगे चलकर संभालने वाला है। अब होंग को तो पता होता है कि ग्रैंडपा साव का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है कि तुमने तो बताया था कि तुमने एक पर्सन को हायर किया है साव को खत्म करने के लिए, तो तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, जरूर वो अपना काम पूरी तरीके से खत्म कर लेगा, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम फेई को देखते हैं जो कि डम्पलिंग साव और सीनियर को जाते हुए रोक लेता है और उन्हें जाने नहीं देता है। ये देखकर सभी उसका मुकाबला करने के लिए कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सीनियर सभी को रोकती है और कहती है कि इसमें हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम दोनों को वहाँ पे जाना चाहिए, इसे तो मैं अकेले ही संभालूंगी। इतना कहने के बाद वो कार से अकेले ही बाहर आ जाती है और फेई को रोकने लगती है। अभी डम्पलिंग और साव भी समय रहते यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन फेई वो सीनियर पे कोई भी दया नहीं दिखाता है, वो सीनियर पे बहुत ही भारी वार करता है जिस वजह से सीनियर की हालत खराब हो जाती है। इधर ग्रैंडपा स्टेज पे आते हैं और एक छोटी सी स्पीच देने लगते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कितना ज्यादा मेहनत किया है। फिर वो कहते हैं कि आज मैं एक ऐसे पर्सन को ये सारी चीज देने वाला हूँ जो कि इसका सही हकदार है, तो क्या आप सब उसके लिए थोड़ी देर मेरी तरफ से इंतजार कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे यहाँ आने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आप सभी से कुछ समय चाहता हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग ग्रैंडपा की बात मान लेते हैं लेकिन उन्हें ये भी पता चल जाता है कि शायद वो हुआंग को अपना प्रॉपर्टी नहीं देने वाले हैं, इसीलिए वो ग्रैंडपा से बात करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी नए पर्सन को देने जा रहे हो जिसे हम आज तक मिले भी नहीं है, तो आगे चलकर हम उस पर्सन के साथ काम कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी जिस पर्सन को सही समय पे सही जगह पे पहुंचने की तमीज नहीं है उसके साथ हम बिजनेस तो नहीं ही करना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम कुछ समय तक उस पर्सन का इंतजार कर सकते हैं, अन्यथा वो अगर नहीं आता है तो आपको हुआंग को ही सारी प्रॉपर्टी देनी होगी। सुनकर ग्रैंडपा भी इनकी बातें मान लेते हैं। इधर हम साओ और डम्पलिंग को देखते हैं। जैसे ये लोग सही समय पे सही जगह पे पहुंचते हैं, सामने काफी सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि उन्हें रोकते हैं, इसलिए डम्पलिंग मैजिक करती है और उन्हें हराने लगती है। फिर वो अपने डैड से कहती है आपको वहाँ पे चले जाना चाहिए। साओ कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा निर्दयी नहीं हूँ जो अपनी बच्ची को इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ अकेले छोड़कर यहाँ से चले जाऊँ। में होते हैं और समय खत्म हो जाता है। फिर सभी लोग ग्रैंडपा के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि ग्रैंडपा जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले, इसलिए ग्रैंडपा ना चाहते हुए भी अपना फैसला सुनाने जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे साव की एंट्री हो जाती है, वो भी डम्पलिंग के साथ। ये लोग अपने साथ काफी सारे नायाब उपहार भी लाए होते हैं। ग्रैंडपा जब डम्पलिंग और साव को देखते हैं तब वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब वो उनके नायाब उपहार को देखते हैं तब वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो डम्पलिंग से भी मिलते हैं। सबसे मिल लेने के बाद वो फाइनली सबके सामने अपने उत्तराधिकारी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी साव के नाम करना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद होंग इसका विरोध करने लगता है, साथ ही उसकी माँ भी विरोध करने लगती है, यहाँ तक कि कंपनी के बोर्ड मेंबर भी इसका विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि हम इस बात के लिए राजी नहीं है कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ऐसे पर्सन के नाम कर दो जिसे बिजनेस चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम होंग को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें पता है कि वो बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चलाता है, इसलिए आपको साव को सारी प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए। अगर
अगर देना ही है तो अपना घर और अपना प्रॉपर्टी दो, लेकिन कंपनी उसके नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो हम आपका विरोध करेंगे। सभी लोग विरोध करने लगते हैं, यहाँ तक कि होंग साओ से कहता है कि तुम्हें तो पहले ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे आकर ये सारी चीजें तुम्हें क्यों चाहिए? मैं तुम्हें ये सारी चीजें किसी भी कीमत पे नहीं लेने दूंगा। ये सब चल ही रहा होता है, तभी डम्पलिंग नोटिस करती है कि उसका समय धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया है और अब उसके पास बस कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। ये सुनकर डम्पलिंग अपने पिता साओ से कहती है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर देना चाहिए। ये सुनकर साओ प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन होंग और उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। तब डम्पलिंग अपने मैजिक का यूज करती है और उन्हें रोकती है। तब जाकर साओ पूरे प्रॉपर्टी पे साइन करता है और इस तरीके से समय रहते सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन अभी भी बोर्ड मेंबर साओ को अपना बॉस नहीं मान रहे होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपना बॉस नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो साओ उन्हें डराता है और कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे बॉस मानना है तो मानो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगर तुम सबको लगता है कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ लोगों की सच्चाई तुम सबके सामने लाना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपने असिस्टेंट से यहाँ पे एक पेपर मंगवाता है और सबको उसे दिखाता है और कहता है कि तुम सब यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने मिलकर ग्रैंडपा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। साथ ही इन दोनों ने मिलकर कंपनी में लाखों का घोटाला भी किया हुआ है, जिसे तुम सब साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो। ये सुनकर बोर्ड मेंबर कहते हैं कि माना कि उन दोनों में कमियां हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कमी है और तुम बिजनेस कैसे चला सकते हो जब तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर साओ का असिस्टेंट सामने आता है और साओ के रियल आइडेंटिटी के बारे में सबको बताता है और बताता है कि साओ कितने बड़ी कंपनी का मालिक है। उसके बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि उसने अपनी कंपनी का नाम सबसे छुपा कर रखा है, जिससे किसी को पता न चले कि वो कंपनी साओ की कंपनी है। फिर वो साओ का सिग्नेचर भी सबको दिखाता है, जिसे देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि साओ उनकी कंपनी को अच्छी तरीके से संभाल सकता है। अब इसके बाद ग्रैंडपा हुआंग और उसकी मॉम से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, इसलिए उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ किया था, इसलिए उनके हाथों में अब फूटी कौड़ी भी नहीं लगती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से डम्पलिंग की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर साओ उसे वहाँ से लेकर जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसे हाई फीवर है। सीनियर को ढूंढने के लिए अपने असिस्टेंट से कह देता है, लेकिन असिस्टेंट को सीनियर के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन तभी अचानक से सीनियर यहाँ पे आ जाती है, जो कि जख्मी हालत में होती है, लेकिन डम्पलिंग को देखने के बाद वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही समय के अंदर डम्पलिंग ठीक हो जाती है। इसके बाद सीनियर डम्पलिंग को वापस पहाड़ पे जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम पहाड़ से नीचे 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे और हम मर जाएंगे, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन डम्पलिंग अपने डैड को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि मैं वहाँ पे जाकर मास्टर नहीं बनना चाहती हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अब साओ भी डम्पलिंग की हिफाजत चाहता था, इसलिए वो साओ के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसे उसके साथ नहीं रह। कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करते हो और चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं, लेकिन वो उसी के सामने बुरा बनने के लिए उसे धक्का देता है और कमरे से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो और भी ज्यादा बुरा देखने के लिए सीनियर को भी घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। डम्पलिंग दरवाजे को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से उसकी आवाज आना बंद हो जाता है। ये देखकर साओ घबराकर दरवाजा ओपन करता है, तब वो देखता है कि सीनियर बेहोश पड़ी हुई है और डम्पलिंग उसे कहती है कि मुझे पहाड़ पे जाने का वापस रास्ता नहीं पता है, इसलिए क्या मैं यहाँ पे कुछ दिनों तक रह सकती हूँ। अब डम्पलिंग बहुत ही मासूमियत के साथ ये क्वेश्चन कर रही होती है, इसलिए साओ उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाता है और उसे वापस ले लेता है। इस समय सीनियर भी बेहोश पड़ी होती है और डम्पलिंग उसे देखने के बाद अपने डैड से कहती है कि मेरे पास अभी और 3 दिन है, मैं अभी और 3 दिन पहाड़ से नीचे रह सकती हूँ, तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। साओ को ये देखकर बुरा लग रहा होता है कि वो डम्पलिंग के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा था और डम्पलिंग अभी भी उसके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कर रही है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। डम्पलिंग तो उसे ऐसे दिखाती है कि जैसे साओ की बातों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तभी साओ की नजर सीनियर पे जाती है, जैसा वो सीनियर को ठीक होने में कितना ज्यादा समय लगेगा। तब डम्पलिंग बताती है कि जिस तरीके से आपकी ऊर्जा उनके अंदर ट्रांसफर हो रही है, उन्हें 1 महीना लग जाएगा ठीक होने में, लेकिन हम तो ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रह सकते हैं ना। वैसे अगर आप अपनी ऊर्जा दूसरी तरीके से उनके अंदर ट्रांसफर करते हो तो शायद ये सारी चीज जल्दी भी हो सकती है। ऐसा कह तीनों एक ही जगह पे सो जाते हैं। कुछ समय के बाद दोनों की आंखें खुलती है और दोनों अपने आप को इस तरीके से क्लोज देकर थोड़े से एम्बैरेस हो जाते हैं। इसके बाद साओ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था, लेकिन सीनियर को भी इसके ऊर्जा के बारे में पता होता है, इसलिए वो इस पे ज्यादा शक नहीं करती है। और तभी डम्पलिंग अपने हाथों में दलिया लेकर यहाँ पे आती है और कहती है कि आपको इसे खा लेना चाहिए। सीनियर ये देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें तो दलिया बनाना नहीं आता है। डम्पलिंग कहती है कि तो क्या हुआ, मेरे पास मैजिकल पावर तो है और साथ ही मास्टर ने मुझे वो मैजिकल फैन भी तो दिया है, उसके थ्रू मैंने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से बना ली है। इतना कहने के बाद वो दलिया के कटोरा साओ के हाथ में रख देता है और उसे सीनियर को खिलाने के लिए कहती है। जब ये दोनों साथ में होते हैं तब डम्पलिंग को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह से सबको साथ में जोड़कर रहेगी और तभी उससे एक आइडिया आता है। वो सीनियर से कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर सही तरीके से काम कर गया तो हम यहाँ पे रह सकते हैं। ये सुनकर सीनियर उससे पूछती है कि वो कौन सा रास्ता है, तब डम्पलिंग उसे नहीं बताती है और कहती है कि काम खत्म हो जाने के बाद मैं बताऊंगी, और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम डम्पलिंग को एक दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पे वो बैठकर अपनी शक्तियों का यूज करके किसी को बुलाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे एक लड़की आती है, जिसे बुलाने पे डम्पलिंग की हालत तो खराब
हो जाती है, लेकिन वो लड़की उसके पास आती है और डम्पलिंग का ख्याल रखती है और उसे पूछती है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। ये सुनकर डम्पलिंग उससे भाग्य को जोड़ने वाले लाल धागे के बारे में बात करती है और उससे वो धागा मांगती है, जिसपे वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो धागा किस लिए यूज किया जाता है, मैं उस धागे को तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ कि तुम्हें वापस पहाड़ पे लौट जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रहने की वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है। डम्पलिंग तो इतनी आसानी से वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो धोखे से उस लाल धागे को उस लड़की से चुरा लेती है। फिर वो लड़की गायब होकर वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं कि एक दूसरे से डम्पलिंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे डम्पलिंग आती है जो कि छुपकर इन दोनों के पैरों पे उस लाल धागे को बांध देती है जो कि भाग्य का धागा होता है। ये देखकर तो सीनियर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया। डम्पलिंग कहती है कि मैं किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों साथ में रहें। फिर वो साफ से कहती है कि अगर इस लाल धागे ने अपना काम नहीं किया तो मेरे पास सिर्फ एक दिन और बचा होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीजें करूँ जो मैं चाहती हूँ। इसके बाद वो गेम खेलने लगती है और तीनों साथ में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे फेई आ जाता है और इन्हें जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तीनों अपने मैजिक का यूज करते हैं क्योंकि साव को भी अपने मैजिक का अनुभव हो गया होता है और जब तीनों साथ में मिलकर फेई पे हमला करते हैं तब फेई पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके बाद तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनका इकलौता दुश्मन मारा जा चुका था। ये काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट होने लगता है और मौसम में भी बदलाव होने लगता है। देखते ही कोशिश की थी, साथ ही डम्पलिंग ने मास्टर ना बनने में रुकावट डाले थे और साथ ही उसने लाल धागे को भी चुराने की कोशिश की थी, इसलिए मास्टर दोनों पे काफी गुस्सा होते हैं और इन्हें सजा देने की बात कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद डम्पलिंग कहती है कि आपको जो करना है वो कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। सीनियर भी सामने आकर साव के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि मैं भी साव के साथ रहना चाहती हूँ, मैं पहाड़ पे जाकर वापस नहीं रहना चाहती हूँ। अगर आप फिर भी हम दोनों को वहाँ पे लेकर जाते हो तो आपको पता होना चाहिए हम वहाँ पे जाने के बाद अब कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा दिल यहाँ पे लगता है ना कि वहाँ पे। अब इसके बाद डम्पलिंग अपने गुरु का सामना करने के लिए सामने आ जाती है और अपने गुरु को चोट पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से इसके गुरु सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें मना करता हूँ तुम बार बार वही बातें करती रहती हो। इस बार मैंने तुम्हें यहाँ पे रहने से मना किया था, लेकिन तुम्हें अब रहना भी यहीं पे है। कोई बात नहीं है, मैं इस बार तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। तुम दोनों को यहाँ पे अगर साव के साथ रहना है तो तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन एक आम जिंदगी जीना होगा। मैं तुम सभी के मैजिकल पावर्स वापस ले रहा हूँ, क्योंकि आम लोगों के साथ रहने के लिए तुम्हें आम लोग बनकर ही रहना होगा। ऐसा कहने के बाद वो दोनों के मैजिकल पावर उनसे छीन लेते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ पे रहने के लिए छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। मैजिक चले जाने के बाद भी दोनों को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है, क्योंकि वो साव के साथ रहना चाहते थे और मैजिक कुर्बान करने के बाद वो साव के साथ रह पाते हैं। वेल, इसी स्वीट से मोमेंट पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपके अकॉर्डिंग आपको फैमिली चाहिए या फिर पावर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।